Good afternoon, students. Let us start. Today we will discuss from question number 13 of exercise 7.5, 5.7, sorry, 13 number question. Y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, ये दिया है उसने. ठीक है. अब इससे हमें शो करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो. क्या शो करना है? एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये शो करना है. तो हमें क्या करना है कि वाई टू का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? वाई टू का मतलब है डबल डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और वाई वन का मतलब जैसे डी वाई बाई डी एक्स आता है ना, तो उसको हम वाई वन लिख देते हैं, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू जो आता है उसको वाई टू लिख देते हैं. क्लियर? सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, जिसको हम लोग वाई वन कहेंगे, और ये आएगा आपका 3 - 3 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/x आ जाएगा, प्लस इसका आएगा 4 कॉज लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/x. और ये जो 1/x है ये इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये एक्स वाई वन. क्या बन जाएगा? एक्स वाई वन इज इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉज लॉग एक्स, ये आ जाएगा. ठीक. अब इसको फिर दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा? ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, ये दो फंक्शन होकर के करेंगे होगा. तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब वाई वन का डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा वाई टू, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, प्लस वाई वन, और एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -3 कॉज लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा से इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/x, और ये हो जाएगा 4 कॉज, माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा 4 कॉज लॉग एक्स, और उसका 1/x, और 1/x जो है नीचे ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन पहुँचा देते हैं इसको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 3 कॉज लॉग एक्स प्लस 4 कॉज लॉग, दोनों जगह कॉज है, ये साइन हो जाएगा बेटा, ये साइन है, ये साइन लॉग एक्स, ये आया. अब ये देखो ये क्या लिखा है, ये वही लिखा है जो वाई भी लिखा था, इसकी जगह पे हम वाई पुट कर सकते हैं, तो ये इंटू में सॉरी एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई, वाई पे सब ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और ये प्रूफ हो गया. ठीक है, इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इक्वेशंस को. ऐसे ही हम 40 नंबर भी प्रूव कर सकते हैं. 40 नंबर है, देखिए 40 नंबर में क्या है? y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, और हमें प्रूव करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है. तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू करेंगे
तो d2i अपॉन dx2, तो ये जाएगा आपका a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब ये सारी वैल्यू इसकी निकालते हैं हम। तो d2y है d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस एन dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स रखना है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो ये हो जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन के साथ में वाई, तो ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन बी ई की पावर एन एक्स, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से लिख लेते हैं, तो ये इसको ये तो यही ऐसे ही बना रहेगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस माइनस एन एम एन ए बी एम एन ई की पावर एम एन एक्स, फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एम एन एक्स, फिर आएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स और प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। आप लोग मल्टीप्लिकेशन कराइएगा, यही सब मिलने वाला है, ठीक है। और सारे टर्म्स ये कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कट जाएगा, कुल मिलाकर आपको 0 मिल जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सुनाओ, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 16 भी आप लोग सॉल्व करेंगे, 17 हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 हम आपको प्रूव करके दिखाई दे रहे हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर 2, ये दिया है उसने। तो y1 मतलब क्या होता है इसका, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दिया है, निकालना है हमको। तो क्या आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ में भेज देंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 इक्वल टू जाएगा 2 टेन एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मानकर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये y2 हो जाएगा प्लस y1, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, इक्वल टू इसका आ जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में y1 इक्वल टू 2, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग एक्सरसाइज 5 कौन सी थी 5.7 आपकी कंप्लीट होती है। और 5 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अब आपकी लास्ट टॉपिक बचता है मीन वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में जानना है। मीन वैल्यू थ्योरम में पहली थ्योरम है
रॉलीज मीन वैल्यू, रॉलीज थ्योरम, ठीक है। क्या है? रॉलीज थ्योरम। रॉलीज थ्योरम क्या कहती है? इसका स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कोई एक एफ फंक्शन है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, हमने कोई एक फंक्शन ले लिया जो क्या है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस एट ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए बी में ये क्या है, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए पी में डिफरेंशिएबल है। और एक चीज़ और है कि एफ ऑफ ए जो है की वैल्यू एफ ऑफ बी की बराबर है। एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो उस कंडीशन में सी सी एक ऐसा पॉइंट जो इस इंटरवल के बीच में होगा, क्या होगा, जो क्या होगा, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। मतलब इन दोनों इंटरवल्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जहाँ पर इस एफ एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश सी, उस पॉइंट पर इसको हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, यानी एफ डैश सी इसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स अगर कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल पर ए बी पर कॉन्टीन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है, और एक कंडीशन और है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, देन सी एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा उस इंटरवल ए बी में, सी एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा उस ए बी में जो क्या होगा, जहाँ पर उस पॉइंट पर उस एफ डैश एक्स की वैल्यू यानी कि एफ डैश सी जो होगी वो क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब इसको हम लोग ग्राफिकल तरीके से भी समझ लेते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल तरीके से। कैसे? कि सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमने ये बनाया। क्या बनाया? वाई इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ बना वो ये मिल के बना, ठीक। अब इस ग्राफ में मान लो ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है, ये एफ ए है और ये बी है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी। लेकिन ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये क्या है, आपस में इक्वल है। एफ मतलब ए पर बी उस फंक्शन की वैल्यू और बी पर भी उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी पॉइंट जरूर होगी, ठीक है, इन दोनों के, अगर इन दोनों में एक ऐसी स्लोप की बात करें, स्लोप जानते हो, स्लोप टेंजेंट जानते हैं ना, टेंजेंट। तो टेंजेंट मान लो एक ऐसी टेंजेंट जरूर होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, नहीं होगी। इस पूरे इंटरवल में ए से लेके बी तक इस यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पर इसकी जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और एक्स एक्सिस की जो पैरेलल टेंजेंट होती है उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। आ रही बात समझ में? तो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल अगर होगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सीधी सी बात है कि ये जो पॉइंट होगा इसको हम सी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दें अगर हम एक बार, यानी कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो उसका स्लोप देती है। क्या देती है? तो स्लोप देती है। मतलब ये क्या होगा, ये स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा, ये स्लोप ऑफ कर्व, इस जो कर्व बनाया है इस कर्व का जो क्या होगा, स्लोप होगा एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। और एफ डैश एक्स अगर क्या है कि इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर निकालते हैं, मतलब यहाँ कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर है जहाँ पर क्या है कि इस स्लोप, ये जो टेंजेंट हमारी मिली है वो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो स्लोप ऑफ द कर्व जो हो गया वो अगर जीरो हो गया तो वो पॉइंट हमने जो निकाला वो सी निकला। तो एफ डैश सी जो है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है कि एक कोई ना कोई किसी ना किसी एक इंटरवल में क्या होगा, उसी एक ऐसा पॉइंट जरूर, एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पर उस पॉइंट पर वो जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उस कर्व की, वो टेंजेंट क्या होगी, उस
लाइन के एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल 0 एंगल बनाएगी, तो टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। स्लोप आपको पता है ना, टेन थीटा होता है। तो वही चीज़, अगर हम कोई, तो बात समझ में आई ज्योमेट्रिकली, अगर हम कोई एक ऐसा कर्व ले लें, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे दो पॉइंट मिल सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मिल सकता है, एक पॉइंट यहाँ पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यहाँ पर भी एक, और एक यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो कई सारे पॉइंट। तो मैंने आपको बताया ना, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो ज़रूर मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर उस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल तरीके से भी आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। और रोलिस थ्योरम आप लोग याद कर लीजिए क्या है, कि इसमें 3 कंडीशन दी है। कौन सी 3 कंडीशन दी है, कि कोई भी फंक्शन जो है वो ए बी पर मतलब ए बी इंटर क्लोज इंटरवल ए बी पर वो कॉन्टीन्यूअस है, और ओपन इंटरवल ए बी पर वो डिफरेंशिबल है। और साथ में एक कंडीशन और दी है कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर है। तो उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि जो सी होगा, एक ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा उस इंटरवल ए बी में, जहाँ पर उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। ये रोली थ्योरम है। तो आई होप आप लोगों को रोली थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम को भी, इसमें दो कंडीशन सेम है हमारी, जैसे इसमें था कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन दिया है, और ये फंक्शन डिफरेंस कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस एट ओ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड डिफरेंशिबल एट ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में, ठीक है। वो यहाँ पे दो कंडीशन दी होती है, यहाँ पे 3 कंडीशन दी थी, यहाँ पे 2 कंडीशन है, कि यहाँ पर वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है ए बी पर, और डिफरेंशिबल है क्या है, ए कॉमा बी पर ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो उस पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में सी पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, किसमें, इस ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। ध्यान रखिएगा, ये मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, दोनों थ्योरम अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अभी हम उनको कोरिलेट भी कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो, अभी सबसे पहले इन पे 2 चीज़ हमें कॉमन दिख रही थी, कि इसमें उस कंडीशन में भी, रोली थ्योरम में भी, ये फंक्शन जो कोई भी फंक्शन था वो क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टीन्यूअस है, और ओपन इंटरवल ए बी पर वो डिफरेंशिबल है। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन ज़्यादा दी थी। क्या कंडीशन ज़्यादा दी थी, कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो क्या थी, सेम थी। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम हो, तब भी उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, उस पॉइंट पर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। अब इसको भी ज्योमेट्रिकली तरीके से अगर हम देखना चाहें तो जरा देखिए, ये कोई एक क्या है, कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। मान लो ये ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है। क्या पॉइंट है, बी पॉइंट, स्मॉल बी, ठीक। तो ए पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, एफ ऑफ ए, इस पर इसकी डिस्टेंस क्या होगी, एफ ऑफ बी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, और इसके कोऑर्डिनेट निकालें तो बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक। आ गई बात समझ में। अब एक ये कॉर्ड बन रही है, क्या बन रही है, एक ये कॉर्ड बन रही है। इस कॉर्ड के क्या होगा, इस कॉर्ड के पैरेलल एक कॉर्ड जरूर एग्जिस्ट करेगी। आ रही बात समझ में। और इस कॉर्ड के अगर पैरेलल एक कॉर्ड एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो टेंजेंट है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर होगा, क्योंकि पता है जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होंगे। और स्लोप ऑफ कॉर्ड अगर दो पॉइंट पता हो तो, और तो उस कॉर्ड का हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, y2 माइनस y1, तो एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर, याद आ गया कि हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 11th क्लास में, याद आया। तो 11th क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री की में दो पॉइंट दिए होते थे, x1 y1 x2 y2, इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही हमने यहाँ पे किया, तो y2 की जगह पे क्या था, एफ बी, तो एफ बी माइनस एफ ए, और यहाँ पे क्या था, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए। अब ये स्लोप ऑफ दैट पॉइंट किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, सी पर, किस पॉइंट पर, सी पर। तो हम इसका जो टेंजेंट निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डैश सी, क्या कहेंगे, एफ डैश सी। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली भी इस चीज़ को आज समझना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो इन्हें इन दोनों थ्योरम्स को, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, इस थ्योरम में क्या था कि एफ डैश सी जो था वो बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी। अगर यहाँ पे भी एफ बी इक्वल हो जाए, एफ बी और एफ ए आपस में इक्वल हो जाए, तो क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा पूरा, और जीरो हो जाएगा तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हो रही बात समझ में। तो मतलब ये जो है मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एक पर्टिकुलर, जो रोलिस थ्योरम है, सॉरी, वो मीन वैल्यू थ्योरम का एक पर्टिकुलर फॉर्म है। क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्म। तो रोली थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू दोनों सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों अलग अलग है, ए बी तो अलग है लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी आपस में अलग है। तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे एफ डैश सी, मतलब उस पॉइंट पर किसी एक सी पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ए बी में, जहाँ पर उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही। तो इस तरीके से ये आप लोगों की मीन वैल्यू थ्योरम और रोलिस थ्योरम को है। अगर आपको कहीं समझ में ना आई हो तो बताइए, मैं फिर से डिस्कस कर दूँ। संचिता बेटा समझ में आ गया, मुकुंद, संचिता समझ में आई बेटा, समझ में आई, यस सर। ठीक है। तो इन दोनों थ्योरम्स को आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद क्या करना है, अब हम इससे जो रिलेटेड जो इसके क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.8 हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।